सभी को छठ पूजा के नहा खा के बहुत बहुत बधाई। छठ आप अपने बालों की डाई करवाते हैं? अगर हाँ करवाते हैं तो आप डाई रिएक्शन टेस्ट से भी अवश्य गुजरे होंगे। डाई रिएक्शन टेस्ट यानी कि डाई लगाने से पहले बॉडी के किसी एक पार्ट की चमड़ी पर डाई लगाकर ये देखना ये आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? अब ये सब कैसी बातें हो रही है बताती हूँ। यह टेस्ट हर हेल्दी हाइजीनिक सैलून या पार्लर करता है। अगर डाई सूट ना करे और आपके स्किन में कोई धब्बे या खुजलाहट जैसे असर दिखाए तो उसे डाई को लगाने से परहेज किया जाता है। अभी तक नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि आज कैसी बातें हो रही है, किस डाई की मैं ऐड कर रही हूँ। यही प्रक्रिया किसी वृहद योजना के शुभारंभ से पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जाता है दोस्तों, ताकि उस योजना में अगर कोई मीन मेक हो तो उसे ठोक बजाकर ठीक कर दिया जाए और बड़े लेवल पर उसे लागू करने के बाद किसी भी प्रकार के अवांछित संभावना से बचा जाए। जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी के 3 केंद्र विषय वस्तु थे दोस्तों। 2 पूरे हो गए और अब एक की बारी बची है। जी हाँ, अब एक जिसकी बारी है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अब देश के एक राज्य में उतरने वाली है। मैं बात कर रही हूँ समान नागरिक संहिता की, मतलब आप समझ गए होंगे यूसीसी। मैं बात कर रही हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की। मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल यूसीसी की। जिस राज्य की पहाड़ियां माँ गंगा को जन्म देती है, जिस राज्य के खंड खंड में जीवन मृत्यु का उत्तर है, जिसके खंड खंड में जगत जननी स्वयं विराजती है और जिसे प्रेम से हम सब देवभूमि कहते हैं, उस उत्तराखंड से अब देश को समान नागरिक संहिता की राह मिलेगी दोस्तों। और ऐसा होता प्रतीत हो रहा है। प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 को हटाए जाने की 2 केंद्रक विषय पर अपने वादे पूरे करने वाली भाजपा अब अपने तीसरे वादे को पूरा करने के लिए पहला नमस्कार देवी भूमि उत्तराखंड से ही करने वाली है। तो है ना जबरदस्त खबर। जी हाँ, उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी का मसौदा तैयार कर चुकी है और बहुत ही जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इसे कानूनी रूप से लागू करने की प्रक्रिया पर जुट जाएगी। अब जिसको सुनकर बुरा लग रहा होगा उसका कुछ नहीं हो सकता। सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पैनल को जो काम धामी सरकार ने अपनी सरकार बनाते ही सौंपा था, पैनल ने उस काम को उसी तरह से बिना किसी सोशल कॉम्प्रोमाइज के पूरा कर लिया है और अपनी धामी सरकार को सौंप दिया है दोस्तों। यह मानकर चला जाए कि 2023 साल बीतेगा नहीं और ये मसौदा कानून की शक्ल में उत्तराखंड के पास होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं दोस्तों और आप सब ने उन पर बहुत प्यार दिया है, बहुत उत्साहित है। इसलिए बहुत अधिक गहराई में ना जाते हुए हम आपको इस कानून से क्या बदलेगा कि छोटे छोटे सिर्फ 4-5 झलकियां बता देते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव है। पहला, इस कानून के बाद सभी तरह के तलाक पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाएंगे और केवल कानूनी रूप से कोर्ट में लिए गए तलाक की वैधानिक ही रह जाएगा। यानी कि कोई भी पंचायत लगाकर फैमिली मीटिंग या दूसरे तीसरे तरीके से अपने वैवाहिक साथी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह कानूनी तरीके से मान्य ही नहीं होगा। दूसरा, शादी के अलावा भी जो तरीके हैं एक दूसरे के साथ रहने के, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप हो, उसे घोषित करना होगा। ऐसे ही अपनी मर्जी से नहीं रह सकते और इसकी सूचना लड़के लड़की की माँ बाप को भी देना होगा। शादी का बकायदा पंजीकृत करना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन होगा और बगैर इसके कोई भी सरकारी सुविधा के लिए अयोग्य समझा जाएगा। यह पंजीकरण की सुविधा सरल सुगम करने के लिए इसे गांव के स्तर में ही करने की व्यवस्था की जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा आवश्यक है। बिल के प्रावधान के मुताबिक पति पत्नी दोनों को तलाक का समान आधार होगा। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक
लेने देने के अलग अलग ग्राउंड है। इसके अलावा पॉलीगैमी या जिसे हम बहुविवाह भी कहते हैं, इस पर भी रोक लग जाएगी। बिल में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, जायदाद में हो, माता पिता के धन में हो, वो हमेशा से अधिक होता है। नौकरीशुदा कर रहे बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में बेटे के माता पिता के भरण पोषण की भी व्यवस्था होगी। अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपनसेशन में बेटे के माता पिता का भी हिस्सा होगा। वहीं अगर पत्नी की मौत हो जाती है और उसके माता पिता का कोई भी सहारा ना हो तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी के मृत्यु के बाद पति की होगी। बिल में पेश किए गए प्रावधान के मुताबिक सभी को अडॉप्शन का अधिकार मिलेगा। इसके लिए अडॉप्शन की प्रक्रिया आसान की जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को भी बहुत आसान किया जाएगा। पति पत्नी के झगड़े में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कि उनके बाबा दादी नाना नानी को भी दिया जा सकता है। ये कुछ बहुत प्रमुख मुख्य बदलाव है जिन्हें करने का दृढ़ संकल्प लिए यूसीसी का कानून देवभूमि पर उतारा जाएगा। और अगर ये वाली लैंडिंग ठीक ठाक से हो गई तो फिर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। अब जैसा हर बड़े बदलाव को लेकर विपक्ष का रवैया होता है, इसे लेकर भी ठीक वैसा ही है और यह रवैया भी तय था, इसलिए भी अधिक आक्रामक है क्योंकि यह कथित रूप से देश के अल्पसंख्यक के निजी कानून के अपदस्थ कर देश का एक समान कानून लागू कराएगा। और यही कहा जाएगा कि यह कानून आने से एक वर्ग को बहुत नुकसान होगा। राहुल गांधी से लेकर मुस्लिम स्कॉलर तक सबकी सिर्फ एक भाषा है इस विषय पर, और वो है इस्लाम फोबिया की भाषा, डराने की भाषा, धमकाने की भाषा। ये वह भाषा है जो कि 370 हटने से पहले महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला के साथ मिलकर देश का सूडो इंटेलेक्चुअल समाज बोल रहा था। ये वही भाषा है दोस्तों जो रामलला के भव्य राम मंदिर निर्माण के कानूनी फैसले से पहले वो लोग बोल रहे थे। जंग के मैदान में बदल जाएगा मुल्क, हर हाथ में होगी तलवार, खून की दिया बहेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बात कुछ हुआ और कुछ हुआ भी या नहीं ये तो सब आपको पता है। थोड़ा बहुत भी कहीं कोई जंग दिखा क्या आपको? वो जो जंग का मैदान मुल्क को बना देना चाहते थे, खून की नदियां बहाना चाहते थे, हाथ में तलवार उठा लेना चाहते थे, कहाँ गए वो लोग? कितने खून बहे, कितनी नदियां बही? एक चिट्ठी भी मारी क्या जब धारा 370 हटी? कभी कोई चींटी भी मरी क्या? एक खटमल भी मारा क्या जब फैसला राम मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं? अच्छा, नहीं मारा तो कोई बात नहीं, क्या खुद पर भी कोई कोड़े बरसाए शर्म में आकर कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? ऐसा भी नहीं किया ना, इस पर भी कुछ नहीं होगा। वो जो इस पर सबसे राय ना लिए जाने की दुहाई दे रहे हैं वो पहले तो अपना फैक्ट नॉलेज मजबूत कर ले और फिर ऐसी बात करें। 2.5 लाख ऑन रिकॉर्ड सुझाव मिले हैं दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी को और लगभग 17 लाख लोगों ने इसके लिए विधि मंत्रालय को अपना मंतव्य भेजा है। अच्छा, एक बार इस नॉलेज को मैं किनारे रख भी दूं, चलिए किनारे रख देते हैं इनकी खुशी के लिए, लेकिन क्या वो बताएंगे कि इंदिरा ने बैंक के राष्ट्रीयकरण से लेकर आपने अपने आपातकाल लगाने तक के कितने फैसलों पर राय मशवरा किया था? रातों रात आपातकाल इमरजेंसी लग गया, किसे पूछा? अच्छा, इन 2 फैसलों को भी छोड़ दीजिए, ये बताइए कि 5000 सालों से जिस हिंदू रीति रिवाजों को देश का हिंदू जी रहा था उसे तो हिंदू कोड बिल लाकर नेहरू ने तो निरस्त कर दिया। क्या तब किसी एक हिंदू से भी राय ली थी क्या? देश के 90% हिंदुओं के लिए एक कानून बना, उसके राय के क्या सिर्फ ये सोच कर ली थी कि ये कुछ नहीं करेंगे, इन पर कानून थोप दो? क्या देश के हिंदुओं ने इस फैसले के बाद देश में कितने जगह आग लगाई? नहीं लगाई, नहीं ना।
वो फैसला जिसमें लिखा ही हिंदू कोड बिल था, पारित हो गया और ससम्मान आज तक माना जा रहा है। क्या इस एक फैसले से छोटा है जिसमें कहीं पर भी मुसलमान नहीं लिखा हुआ है? देश को डरने की, धमकाने की कोशिशें विपक्ष और बाकी उनके साथियों को बंद कर देनी चाहिए। ये कानून किसी एक वर्ग, एक समुदाय, एक पंथ के लिए नहीं है। अगर सती प्रथा में कोई दोष था तो वो प्रथा बंद हुई। अगर बाल विवाह में कोई दोष था तो वो प्रथा बंद हुआ। अगर बाप के संपत्ति पर बेटे का एकाधिकार में दोष था तो वो भी बंद हुआ। ठीक वैसे ही बहु विवाह में दोष है, काजी मौलाना के तरीकों से शादी में दोष है, हलाला में दोष है और इनको भी बंद किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, इसे मानना होगा। एक लड़की, एक महिला जब तक सिर्फ एक महिला के रूप में पीड़ित है तब तक देश का कर्तव्य है कि उसकी पीड़ा हरी जाए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो। और हमारा देश अब उसी दिशा में अग्रसर है। यह बदलाव आएगा और देश की हर महिला एक समान, एक हवा में सांस लेगी। सिर्फ एक महिला को काले टेंट से लपेट देने से स्वतंत्रता नहीं मिल जाती। महिला जीतेगी तो देश जीतेगा। अच्छा, क्या आप अपने बालों का डाई करवाते हैं? अगर हाँ, तो आप भी डाई का रिएक्शन टेस्ट इसीलिए कर लें। बाकी आप लोगों को लगता है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से एक समाज में, देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दें। और यह यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से कभी भी किसी भी तरीके से किसी भी समुदाय की कोई क्षति नहीं हो रही, किसी के स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा, बल्कि ये महिला के सम्मान और अधिकार के हित में होगा। विचार करें, स्वयं विचार करें। और खासकर मैं एक इस्लामिक महिलाओं को रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें और समझें कि किस तरीके से उनके अधिकारों का, उनके सम्मानों का हनन होता है। जैसे 3 तलाक खत्म हो जाने के बाद उनके खुद के हस्बैंड में एक खौफ है, एक डर है कि अब एक कानून के तहत उन्हें छोड़ेंगे, तो कितना अच्छा लगा। इसी तरीके से अगर यह कानून लागू हो जाता है तो और भी अच्छी चीजें समाज में आएंगी। तो परिवर्तन आवश्यक है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे जरूर बताएं और आप वंदे मातरम।